चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। देखो अभी तक हमने केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स पढ़े हैं? पहला चैप्टर था अबाउट मैटर, तो हमको ये पता चला कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा चैप्टर था क्लासिफाइंग द मैटर, मतलब पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि मैटर को हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि प्योर और इम्प्योर मैटर क्या है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स, कंपाउंड्स, उन सब के बारे में बात की। नॉट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बेसिकली। सेकंड चैप्टर में हमने बात की थी सॉल्यूशंस, कंपाउंड्स और मिक्सचर की। अब हम वापस से अपनी बेसिक प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं कि ये तो पता चल गया कि जो मैटर है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है या तो पार्टिकल्स का बना हुआ है, बट वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किसके बने हुए हैं? So we will look into the detailed structure of atoms and molecules in this chapter. समझ में आ गया बच्चों आपको क्या क्या करने वाले हैं यहाँ पे? ओके, हम शुरुआत करेंगे दो लॉज से. So there are two laws of chemical combination. When I say chemical combination का मतलब क्या है? Chemical combination का मतलब है जहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि केमिकल आपने ये भी पढ़ा है कि फिजिकल केमिकल चेंजेस को डिफरेंशिएट कैसे करना. आप मुझे बता सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोयला है, ठीक है, मैंने कोयले को बर्न किया तो क्या होगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. ये केमिकल कॉम्बिनेशन है. तो अब हम यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं जिसमें वी विल टॉक अबाउट टू लॉज. कौन से टू लॉज देखिए? द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. So let us talk about law of conservation of mass. What does it say? Minute. So the law states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. अच्छा, आपने ऐसा सेम लॉ पहले कभी पढ़ा है किसी और चीज को लेके? Neither be created nor be destroyed. स्टैंडर्ड 7 आपने शायद सेम चीज एनर्जी के बारे में पढ़ी है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. पढ़ा है या नहीं पढ़ा बच्चों? Yes, ma'am. ओके, सो सेम चीज मास. और हमने चैप्टर 10 ग्रेविटेशन में ये भी पढ़ा कि मास और वेट का डिफरेंस क्या है. अच्छा मुझे बताओ क्या वेरी करता है, मास कांस्टेंट है या वेट कांस्टेंट है? Mass constant है. वेरी गुड, मास कांस्टेंट है. सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. मतलब जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो आपने जिस भी चीज के साथ केमिकल रिएक्शन शुरू किया था वो तो रहेगा ही, और आप कुछ नया, मतलब नया क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन टोटल मास सेम रहेगा. देखिए सेकेंड लाइन मेक्स इट इवन मोर अंडरस्टैंडेबल. This means that during a chemical reaction, the sum of masses of reactant and product remains unchanged. एक केमिकल रिएक्शन लिख के समझाती हूँ. तो अब हम इसको एक बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शन से सीखेंगे. मैंने कोल लिया एंड आई एम बर्निंग द कोल. सो बर्निंग ऑफ कोल विल गिव मी कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसको मैंने वर्ड्स में लिख के बताया, अब मैं इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखती हूँ. सो कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन. बर्निंग इज अ कंबशन रिएक्शन, मतलब इट इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन एंड इट इज गिविंग CO2. बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शन है ये. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मैंने है ना मास क्रिएट नहीं किया. कार्बन पहले से था, ऑक्सीजन पहले से था, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में.
पर कार्बन डाइऑक्साइड इज जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। मैं कार्बन क्रिएट नहीं कर सकती, मैं ऑक्सीजन क्रिएट नहीं कर सकती, वैसे ही मैं उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकती। मैं उसको चेंज कर सकती हूँ फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, बट आई कैन नाइदर क्रिएट कार्बन नॉर डिस्ट्रॉय कार्बन। समझ में आया? तो अगर मैं कुछ क्रिएट भी नहीं कर रही हूँ, कुछ डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रही हूँ, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट्स, देखो ये रिएक्टेंट्स है, तो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स दो है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट सम ऑफ रिएक्टेंट्स, पर प्रोडक्ट तो एक ही है तो यहाँ सम लेने की जरूरत नहीं है। तो सपोज अगर मैंने 10 ग्राम्स ऑफ कार्बन लिया था और 5 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ उसको कंबाइन किया, तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा? मुझे कार्बन डाइऑक्साइड 15 ग्राम्स मिलेगा, ना 1 ग्राम कम ना 1 ग्राम ज्यादा। ये बात समझ में आई आपको बच्चों? यस और नो? यस मैम। समझ आ Yes, गया ना? ma'am. ओके चलो, तो फिर आई कैन गो टू द लॉ अगेन। आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके, अब लॉ को फिर से पढ़ेंगे एक बार। सो व्हाट डज माय लॉ से? माय लॉ सेज दैट, अब ज्यादा समझ में आएगी बात आफ्टर द एग्जाम्पल। So my law says that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. The sum of masses of the reactants and products remains unchanged. समझ में आ गया ना? This is similar to conservation of masses, पढ़ा था ना फिजिक्स में? The sum of conservation, the sum of momentum before collision is equal to the sum of momentum after collision. याद आया? ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? यस मैम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, अब चलो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी देखेंगे। टेक सम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ कोनिकल फ्लास्क। तो कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या ले लिया? सोडियम सल्फेट। मैं आपको फॉर्मूलाज लिखना भी दिखाऊंगी, पर यहाँ पे अभी आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है Na2SO4। ये फॉर्मूला कैसे आया वो इसी चैप्टर में सीखेंगे। अच्छा, फिर क्या किया हमने? बेरियम क्लोराइड लिया हमने। सो यू हैव टेकन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन एन इग्निशन ट्यूब। इग्निशन ट्यूब क्या होता है? कांच की बहुत ही पतली ट्यूब होती है, उसको जनरली हम मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो कांच की ट्यूब में हमने लिया बेरियम क्लोराइड और कोनिकल फ्लास्क में हमने लिया सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2, और हमने उसके ऊपर एक कॉर्क का ढक्कन लगा दिया। ठीक है, तो ये जो पूरे सिस्टम का वजन है, मास है, वो हमने फाइंड किया यूजिंग अ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इसका मास कितना आया? देखो, इसका मास आया 300.23 ग्राम्स। सेटअप क्लियर है आपको? क्या किया समझ में आ गया? यस मैम। है ना? कोनिकल फ्लास्क में सोडियम सल्फेट लिया, इग्निशन ट्यूब में बेरियम क्लोराइड लिया, दोनों का मास हमने मेजर कर लिया। सो नाउ आई हैव द मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अब मैंने क्या किया? ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसको उल्टा सीधा कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ? ये दोनों मिक्सचर्स जो हैं, ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे। अब रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा, पर प्रोडक्ट रहेगा तो कोनिकल फ्लास्क में ही। तो अब ये केमिकल रिएक्शन के पहले है और ये केमिकल रिएक्शन के बाद है। केमिकल रिएक्शन के बाद मैंने वापस से उसका जो मास है उसको फाइंड करने की कोशिश की, तो मास सेम रहा या चेंज हो गया? देख के बताइए मुझे। मैम सेम है। इट इज सेम, करेक्ट, इट इज सेम। लेकिन कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो चीजें हैं वो बदल गई हैं।
आप देखिए यहाँ पे क्लियर सॉल्यूशन है और यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट्स दिख रहे हैं इन NaCl सॉल्यूशन। अब इसके लिए ना हम पहले एक बार रिएक्शन लिख के देख लेते हैं। सो लेट अस राइट द रिएक्शन, इट विल बिकम मोर क्लियर। लेट अस टेक द व्हाइट बोर्ड अगेन। ये वाले रिएक्शन को क्लियर करते हैं। क्या क्या लिया था हमने? हमने लिया था सोडियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला है ये, और क्या लिया था हमने? बेरियम क्लोराइड। जब ये दोनों का रिएक्शन होता है तो हमको मिलता है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, और मैं रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 लगा रही हूँ। बच्चों अभी अगर आपको रिएक्शन लिखना नहीं आ रहा है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हम सीखेंगे हाउ टू राइट अ फॉर्मूला, फिर हम सीखेंगे हाउ टू राइट अ रिएक्शन, और फिर हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस अ रिएक्शन। ठीक है, ऐसे स्टेप्स में जाएंगे। अभी आप सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे फोकस करो। तो अभी फिलहाल अगर आपको ये रिएक्शन समझ नहीं आई कोई बात नहीं, तो मैंने ये रिएक्शन लिख दी है यहाँ पे, which says that sodium sulfate plus barium chloride gives you barium sulfate plus sodium chloride. When I say law of conservation of mass, अभी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि सपोज ये मैंने लिया था 5 ग्राम, ये भी लिया था 5 ग्राम, तो मुझे टोटल मिल गया 10 ग्राम। तो यहाँ पे भी मुझे टोटल, तो यहाँ पे आप देखिए ये अगर 10 ग्राम्स था तो BaSO4 और NaCl का सम भी 10 ग्राम रहेगा। अब ऐसा हो सकता है कि ये 6 ग्राम्स है और ये 4 ग्राम्स है, ऐसा भी हो सकता है कि ये 8 ग्राम्स है और ये 2 ग्राम्स है, बट द सम विल ऑलवेज रिमेन 10 ग्राम। ये 10 ग्राम है तो ये भी 10 ग्राम रहेगा, ना 1 ग्राम कम ना 1 ग्राम ज्यादा। ये बात आपको समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, अब ये ध्यान रखना कि ये एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, ये भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है और ये भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, पर यहाँ पे आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स दिखेंगे। ठीक है, तो ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं ये कहाँ दिख रहे हैं? ये देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स दिख रहे हैं? प्लीज आंसर। Yes, ma'am. हाँ, ओके। तो अब आई थिंक आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया होगा। कौन एक बार रीड करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? Ma'am, may I? यस, डू दैट। Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. This means that during a chemical reaction, the sum of masses of the reaction are and the products remain unchanged. वेरी गुड। ओके, अब हम दूसरा वाला रिएक्शन, दूसरा वाला लॉ देखते हैं। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्या मतलब है इसका? इन अ केमिकल कंपाउंड the elements are always present in a definite proportion by mass. चलो थोड़ा आराम आराम से समझते हैं इसको। इन अ केमिकल कंपाउंड, तो देखो यहाँ पे हम 2 केमिकल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। कौन से 2 केमिकल कंपाउंड्स? एक तो हो गया वाटर और दूसरा हो गया अमोनिया। अच्छा देख के बताइए, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3. ठीक है, जब मैं कह रही हूं कि वाटर का फॉर्मूला है H2O, H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। O का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कौन से 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दे आर कंबाइनिंग इन सम काइंड ऑफ रेशियो। तो क्या रेशियो है? देखिए, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है
तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एटॉमिक मास का मतलब क्या है। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, और उसके लिए मुझे आपको बोर्ड दिखाना पड़ेगा। तो आगे जाके तो समझेंगे, बट थोड़ा सा एक प्रीव्यू हो जाए। So what I am trying to explain you is atomic mass. अब देखो आपका जो एटम है वो कैसा है। आपका एटम ना ऐसा है। ओ ये नहीं चाहिए था मुझे, वेट, आई वांटेड दिस। ठीक है, आपका जो एटम है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। तो ये जो एटम है इसमें ओके, इसके अंदर ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं इस तरह से। थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ मैं इसको, ऐसे। तो ये मैं एटम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे एक और ऑर्बिट बना देती हूँ मैं, इतना छोटा सा, ओके ऐसे। ठीक है, तो ये है आपका एटम जिसके अंदर ऑर्बिट्स हैं और इसके बीच में है न्यूक्लियस। तो ये मैंने बना दिया आपका न्यूक्लियस, इसको मैं एकदम बीच में रख देती हूँ। ठीक है, अब एटम में 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। क्या है 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स? कौन से आपको पता है? कौन से? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन, प्रोटॉन, यूनिकॉर्न, करेक्ट, ये न्यूट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे देयर इज नो चार्ज, और ये है नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये प्रेजेंट कहाँ है वो भी देख लेते हैं। तो सपोज ये मेरे प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और सपोज ये है मेरे न्यूट्रॉन्स लेटस से, तो न्यूट्रॉन्स भी कहाँ प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। ठीक है, सो आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट है, वहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं कंटिन्यूअसली ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये जो येलो वाले मैंने बनाए, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स बना दिए मैंने यहाँ पे। ओके, तो ये इन अ नटशेल मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब आप मेरी जरा हेल्प करो, ये मैंने क्या बनाया है? ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये क्या है? किसका स्ट्रक्चर है? हेल्प मी विथ लेबलिंग चिल्ड्रन। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम, है ना? इसमें बीच में है न्यूक्लियस और आजू बाजू है ऑर्बिट्स। तो न्यूक्लियस कहाँ है? ये वाला न्यूक्लियस है। और ऑर्बिट्स कहाँ है? ये सारे ऑर्बिट्स हैं, ये वाला, ये वाला, इसको हटा ही देती हूँ मैं, रुको, और ये वाला। ठीक है, ये सारे ऑर्बिट्स हैं। अच्छा, अब न्यूक्लियस के अंदर कौन सी 2 चीजें हैं मुझे बताइए? न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी हम दिखा देते हैं। तो ये हो गए, ये एक, ये क्या है? येलो वाले मैंने बताए थे आपको न्यूट्रॉन्स हैं, और पिंक वाले प्रोटॉन्स हैं, तो वो भी मैं लिख देती हूँ। तो ये हो गए प्रोटॉन्स और ये हो गए न्यूट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं? ऑर्बिट पे जो घूम रहे हैं ऑर्बिट वो घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है,
और मैंने उसके चार्ज के बारे में भी आपको बता दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब हम बात करेंगे मास की। सपोज करो, देखो तीन चीजें हैं ना मेरे पास, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज प्रोटॉन का मास है 1 ग्राम, तो न्यूट्रॉन का मास भी होगा 1 ग्राम, यानी उन दोनों के मासेस ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब इतना कम है कि आप उसको ध्यान ना दो तो भी चलेगा। सो दिस इज नेग्लिजिबल। तो जो एटम का मास है वो किसकी वजह से है? वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है। मास के लिए इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो जो एटॉमिक मास है वो क्या है? एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इतनी बात समझ में आई आपको बच्चों? एटॉमिक मास का Yes, फॉर्मूला ma'am. क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर मैं ये वाले एटम की बात करूं तो इसका एटॉमिक मास बता सकते हैं आप मुझे कितना होगा? आपके स्क्रीन पे जो एटम है उसका एटॉमिक मास कितना है? काउंट कर लो, है ना, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास है 6। समझ में आया बच्चों? यस और नो चिल्ड्रन?